हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। भारत से मुज़ाकरात न्यूट्रल मकाम पर अमेरिका का किरदार होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी DGISI करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने अहम राजों से पर्दा हटा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का भारत के साथ कशीदगी में क्या किरदार रहा, अब हुकूमत भारत के साथ कशीदगी के मसले पर क्या करने जा रही है। वजीर आजम के साथ सहाफियों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी हम जानेंगे सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब से। इसके अलावा बलूचिस्तान खुजदार में खौफनाक दहशतगर्दी, बच्चों की स्कूल बस पर खुदकुश हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जंग के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक बार फिर मुतहरिक हो गए। अहम तफसीलात इस पर भी हम बात करेंगे। और बानी PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से खुद बात करने के लिए तैयार। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार। नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी, अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी हम अहम गुफ्तगू करेंगे अपने आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है राना साहब? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, बताइएगा डिटेल्स। आप भी वहां मौजूद थे, वजीर आजम के साथ सहाफियों की जो मुलाकात हुई उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब आए हैं, सबके मेजबान थे वहां पे और PM का खाना था, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे तो जो एतमाद में लेना था कि एक बड़ी जंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जीती और फिर फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया आर्मी चीफ को, तो जो कुछ खित्ते में डेवलपमेंट थी तो उन्होंने कहा पहले मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों के लिए हाउस ओपन होगा। तो वो उसी तरह ही हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें आपने इब्तदाई में कही, उस सवाल का ही जवाब था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो DGISI हैं वही लीड करेंगे जो इब्तदाई गुफ्तगू होगी। और वो जाहिर है कि सऊदी अरब और UAE जिनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ ताल्लुकात हैं और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बेपनाह है, तो उन लोगों ने किरदार भी अदा किया, स्टार्ट में भी, बीच में भी, एंड पे भी। तो न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान के ख्याल में ये ऐसी जगह हैं, क्योंकि चाइना हमारे लिए जो मर्जी हमदर्दी रखे वो इंडिया के लिए तो नहीं है, तो वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं हो सकता, टर्की का नहीं हो सकता। और दबाव अगर वो लेगा तो वो अमेरिका का ले रहा है, और अमेरिका की ही रिक्वेस्ट की और PM से बराह रास्त बात हुई कि आप ये बताएं कि इंडिया ये कह रहा है कि हमने नहीं की। तो उन्होंने कहा जी देखें, ये जो प्लेयर्स हैं दुनिया में, इन सब ने हमसे बात की और हमने नाम लेके कहा कि हमें ये बताया गया कि इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की है अमेरिका को, और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात जब की मुझसे तो मैंने कहा ठीक है। हमारे तमाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई, सब लोगों से हुई, तो हम तो पहले भी एस्केलेशन नहीं चाह रहे थे। उस एस्केलेशन की उन्होंने एक जवाब ये दिया कि S100 जो 200 हमने उनका उड़ाया है, वो जो हम नाम कई दफा इतने ले चुके हैं कि भूल भी जाते हैं बीच में, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था कि अगर हम चाहते तो 2 मजीद उड़ा सकते थे। हमारे पास ये कैपेबिलिटी थी, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमने एस्केलेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए वो एक पे इत्तफा किया। तो वो तो उनको बहुत डज लग जानी थी, प्राइम मिनिस्टर बड़े पूरे एतमाद थे, ये उनका स्टार्ट थी गुफ्तगू। राना साहब, कोई नवाज शरीफ के किरदार के हवाले से भी बात हुई कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया? कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात हुई इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं, सवाल हुआ था कि मियां नवाज शरीफ खामोश रहे इस अरसे में, क्या उनकी बुनियादी वजह इसकी थी कि वो आगे चल के जो टॉक्स होंगी तो क्या वो इसलिए खामोश थे? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट भी किया, मुबारकबाद भी दी, और यकीनन जब मुज़ाकरात होंगे तो हम उनके तजर्बे से फ़ायदा ज़रूर लेंगे, इस्तेफादा करेंगे हम उससे कि जब हमारे पास वो मौजूद हैं। ये इस सेंस में एक सवाल के जवाब में हुई। और फिर जो दूसरी जगह बातचीत हुई, जो सवाल हुआ कि जी आप बताएं कि ये क्या आर्मी की तरफ से आया था कि आप इनको फील्ड मार्शल का खिताब दें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। और साथ सवाल ये भी था उसके अंदर कि क्या आप PMLN के ऊपर लोडेड सवाल था हमारे एक दोस्त का कि PMLN पहले एक्सटेंशन नहीं देती थी, तो अब आप इसका क्या करें? जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जब टेन्योर खत्म होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब में ये कहा कि देखें, जंग लड़ी है गैर मुतज़लज़ल अंदाज में, बिल्कुल टिका के और लीड किया है जनरल आसिम मुनीर ने, और ये मैंने रिक्वेस्ट की, हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि आप फील्ड मार्शल का ओहदा लें।
और आपको पता होना चाहिए कि हमने एयर चीफ की, चूंकि एयर चीफ की भी दोस्तों ने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनको तो मैंने कह दिया कि हम उनको टेन्योर एक्सटेंड करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमें माजी के कुछ चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने बड़े भाई के मशवरे से करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये इशारा भी था कि ये फील्ड मार्शल वाला जो डिसीजन है वो भी नवाज शरीफ से के साथ मशवरा लेकर मतलब उन्होंने इसको बिल्कुल बगैर किसी अवहम के यही बात की कि मैं जो भी बात करता हूँ बड़े भाई से बात करने के बात करता हूँ। सही। जो नवाज शरीफ का नाम लेके सवाल हुआ था वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उनके तजर्बे से फायदा करेंगे कि हम हमारे पास मौजूद हैं जब टॉक्स होंगी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। हाँ, उन्होंने ये भी कहा टॉक्स के लिए अभी तो इंडिया दोबारा शिमला मुआहदे की गुफ्तगू कर रहा है, तो हमने तो कहा है कि शिमला मुआहदे में तो आज तक कुछ भी नहीं हो सका, तो बात अमेरिका ने की है तो उन्हीं के जरिए होगी जब भी होगी, क्योंकि हमारे तो 3-4 इशूज हैं कि आप कश्मीर के मसले को हल करें ताकि खुद इरादियत को दें, पानी का मसला इंडस वाटर ट्रीटी है उसे मत छेड़ें, दहशतगर्दी का इशू है उसको हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम आप पे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हर जगह पे इन्वॉल्व हैं, लिहाजा उसके बाद जब ये 3 चीज़ें हों तो चौथी है ट्रेड, फिर उस तरफ जाया जाएगा, लेकिन जब टॉक्स हों। ठीक जी। हाँ जी, राना साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। बड़ी आज प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी अहम मीटिंग थी मेरा ख्याल है, सहाफ़ियों के साथ जो ब्रीफ किया गया सवाल जवाब, जो बड़ी खबर इसमें से निकल रही है जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है अब तक ये चीज़ सामने नहीं आई थी। ये बात तो हो रही थी, अमेरिकन कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करवाएंगे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मतलब ऑफिशियली तौर पर ये मुज़ाकरात जो है सऊदी अरेबिया या यूएई में होंगे और अमेरिकन इसमें सपोर्ट देंगे, जो मेरा ख्याल उन्होंने स्टोरी ये ब्रेक की है या आपके उससे नज़र आ रहे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। इंडिया अब तक ये कहता रहा है जनाब कि हमारे जो मुज़ाकरात होंगे वो तो किसी तीसरी थर्ड पार्टी को मानते ही नहीं है कि वो उसमें हम आए, जो अभी आपने भी बात की शिमला कार्ड के तहत करना चाहते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान को एश्योरेंस करवाई गई है कि सऊदी अरेबिया या यूएई में ये इंडियन साइड भी वहाँ पे बैठेगी, शरीक होगी? इसका दूसरा जवाब मैं पहले दूं कि जब पूछा गया कि मुज़ाकरात होंगे तो कौन लीड करेगा, तो क्या एनएसए करेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एनएसए करेंगे। एक तो ये, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिमला मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फिर इस बातचीत का फायदा कोई नहीं है कि शिमला मुआहदा तो कब से हुआ है और हमारे बैठने से तय नहीं होता, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं हम तो उन्हीं से बात करेंगे ना कि जी अब आप बिठाएं और तय कराएं, क्योंकि ये मसला दुनिया के लिए है ना, ये दुनिया का तभी आई ना जब एटमी जंग में, ये मैं बता रहा हूँ कि कब आए, जब घबरा गए, पीएम ने लफ्ज़ ये यूज़ किया, देखें वो हमें कह चुके हुए थे अमेरिकन और पब्लिकली कहा था कि ये दोनों मुल्क आपस में तय कर लें, तो जब हमने जवाब दिया है और हम जीते हैं उसमें, और जब खतरा बढ़ा है तो वो हमारी तरफ आए हैं कि इसको सीज फायर करें, और वो इंडियन रिक्वेस्ट पे आए हैं, क्योंकि हमें तो वो कह चुके हुए थे कि आपस में दोनों मुल्क तय कर लेंगे, और समझा सभी रहे थे कि हमें बताया जा रहा था कि हम जवाब न दें कि आपने तैयारे गिरा लिए, आपका अपर हैंड हो गया है, काफ़ी हो गया है, लेकिन हम तो तैयार थे। उन्होंने वो बताई रात कि उन्होंने इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया होगा इस बात को कि हमारी एक मीटिंग हुई, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे तो पता है कि वो पिंडी GHQ में प्राइम मिनिस्टर गए थे उस रात को, ये जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात में, और वहाँ पे हमने अपना प्लान कर लिया हुआ था। कुछ इतला हमारे पास भी थी कि वो कोई नया अटैक करेंगे, लेकिन हमने अपना जवाब जो मुरीद के और भावलपुर वाला था, जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर से वायलेशन हुई थी, उसका तो जवाब हमने देना था। हमें सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी आए थे यही बात करने, और दुनिया कर रही थी कि यार आपका अपर हैंड हो गया, लोगों को समझाएं, आप बात करें कि आपने 5 तैयारे गिरा लिए और क्या चाहिए। लेकिन जो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारे लोग, क्या आपके और मेरे सबके ये जज्बात भी थे कि इंडिया को जवाब देना चाहिए। वहाँ पे ये ज़रूर होता था कि एस्केलेशन न बढ़े, लेकिन जवाब आपको देना था। तो जब PM वापस आए हैं वहाँ से, तो ये 2:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया कि मुझे कॉल आई है आर्मी चीफ की, कहेंगे मैंने पहले ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि वो गुस्से में भी थे, लेकिन पूरे एतमाद थे कि ये देखें अब वो हमारे बेसिस की तरफ आ रहे हैं, तो हमें अब, तो मैंने कहा जी बिल्कुल जो हमने तय किया आप जवाब दें, टिका के जवाब दें, तो वो फिर हमने जवाब देना शुरू किया। उसके बाद अमेरिका इन हुआ है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासरा साहब, इसमें एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन की, राना साहब भी ये बात कर रहे थे कि, और ये शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि उनको फिर बड़े गुस्से में जो है वो चीफ का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो इन्होंने अब तो नूर खान बेस पे अटैक कर दिया है और आप जो है वो हम अब जो है वो क्या करें और उनको जवाब दें। ये चीज़ जो है ये हमने पहले नहीं सुनी थी, अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जब डिटेल्स आ रही हैं तो हमें ये जो है वो राना साहब बड़ी अहम चीज़ें बता रहे हो। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने
में ये पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें जो है सहाफ़ियों के साथ बैठ के उन्होंने शेयर भी किए हैं कि सब कुछ ये कैसे प्लान हुआ। मतलब अगरचे आप कैसे अब तक सोर्सेज के ज़रिए तो चीज़ें आ रही थी, या कोई DGISPR साहब ने भी कुछ चीज़ें शेयर की थी, बट कमिंग फ्राम द मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी न्यूज़ सेंस बढ़ जाती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक चीज़। दूसरी जो मेरे लिए बड़ी खबर है, जो बड़ी स्टोरी है इसमें, जिस पे मेरा ख्याल है फोकस करने की ज़रूरत है, इट्स अ बिग स्टोरी, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया या UAE में मुज़ाकरात करेंगे। दैट्स बिग स्टोरी, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट इन द गिवन सिचुएशन। अभी भी एस्केलेशन जो है ये फ़ज़ा में खड़ी है, अभी भी खबरें आ रही हैं कि शायद सीज़ फायर दोबारा खुदा न खासा टूट सकती है। बहुत सारी ऐसे भी कोई प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि मई का जो लास्ट वीक है उसके दरमियान फिर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई क्लैशेस खुदा न खासा ना शुरू हो जाए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना जी कि हम लोग जो है सऊदी अरेबिया में या UAE में मुलाकातें हो सकती हैं और उसमें अमेरिकन होंगे। दैट्स अ वेरी हार्टनिंग। ये बड़ी एक मतलब है इस खित्ते के लिए एक अच्छी खबर है कि आपस में तो नहीं बैठ सकते, हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मेज पे बैठ सकें। एटलीस्ट सऊदी अरेबिया या UAE में बैठने को तैयार है और अमेरिकन उसमें शामिल हैं। अब इसका रिस्पांस क्या आता है इंडिया की तरफ से? क्या इंडियन इसको क्या कहते हैं कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, हमारा भी NSA जाएगा? सो ये मेरा ख्याल है उनका रिस्पांस आना बड़ा ज़रूरी है। राना साहब साथ हैं तो उनको वहीं से शुरू करते हैं। जी राना साहब साथ हैं। जी राना साहब आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब अब यही बात है ना कि असल इशू तो ये है कि इंडिया अपना सीज फायर करा के तो इस वक्त वो दोबारा आ गया शिमला माहदे पे। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने तो जब पहली मीटिंग की थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की और उसमें कहा था कि ये एक्ट ऑफ वार होगा, तो साथ ही जब ख्वाजा आसिफ आए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर ये इस तरह तोड़ेंगे जो कि तोड़ नहीं सकते, तो फिर जो दो तरफा माहदे हैं जिसमें शिमला माहदा भी है वो भी खत्म, फिर तो ये LOC खत्म हो जाएगी ना, सीज फायर लाइन बन जाएगी। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, आज भी वो ये बात कह रहे थे कि फिर तो बात नहीं होगी, वो वहां बैठे हुए थे मीटिंग में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जब इंडिया की तरफ से ये बात आई है शिमला माहदे की, तो हमने कहा कि इसका तो कोई फायदा नहीं है, आज तक हम नहीं कुछ कर सके। तो जो लोग इंटरनेशनल प्लेयर इसके अंदर आए हैं उनको बैठना होगा ना गैर जानिबदाराना उस जगह पे। तो चूंकि मैंने उस दिन जब सीज फायर ट्रंप का हुआ था तो मेरी इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उस वक्त भी उनसे मैंने पूछा था कि आपने किन शराइत पे सीज फायर किया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बात हुई है लेकिन इसकी मोडेलिटीज अभी तय होनी है, फिलहाल सीज फायर की बात तय हो गई है। तो मेरे भी ध्यान में यही सवाल था जब मेरी बात हुई उनसे कि भाई आखिर हम फिर आगे कैसे चलेंगे। तो वो अगली बात फिर आ गई कि ये तो न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात होने हैं। वो जगह भी दोनों नाम राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि ले लिए, UAE और सऊदी अरब। हम तो अपने जराए से ही दे रहे थे ना कि यही दो मुल्क हो सकते हैं जहाँ पे बात कर सकते हैं। और फिर अमेरिका का नाम लिया कि भाई उन्होंने कराई थी तो उन्हीं से बात होगी कि वो बिठाएं कि दो तरफा मुज़ाकरात हमारे तो नहीं चल सकते और हमारे इशूज़ बड़े ठीक ठाक किस्म के हैं ताकि तीनों चारों चीज़ों पर एक वक्त में एक एजेंडा बने और फिर बैठ के बातचीत हो। अब वही बात इंडिया जैसे कह भी गया कि हमने तो नहीं कहा, अब इसके ऊपर उनका रिस्पांस आता है, फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं। अमेरिकन बीच में बोलते हैं, सऊदी बोलते हैं, UAE वाले बोलते हैं, कौन बोलता है? अच्छा राना साहब, आपने बड़ी अहम ये बात बताई है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं कि हमने DGISA को और NSA को अपना पॉइंट उनको एक अपनी तरफ से पॉइंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि बात ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान राजी हो चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर ये बात ना कहते हैं, मतलब कोई सोर्सेज से निकले और कोई बंदा कह देते तो और चीज़ है। इट मीन्स कि इंडिया भी राजी है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया या UAE में बातचीत करने को, या पाकिस्तान की तरफ से ये वन साइडेड है और उन्होंने खुद ही कह दिया कि वहाँ मुज़ाकरात होंगे। तो इंडियंस की भी कंसेंट है इसमें? देखिए, जब अमेरिकन से बात हो रही है ना तो वो न्यूट्रल वेन्यू मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन से बात नहीं हुई। असल इशू ये है कि इंडिया ने सीज फायर करके जो कुछ वहाँ मोदी साहब के साथ हो रहा है इस वक्त इंडिया में, उनकी गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो फौज की हजीमत हुई है वहाँ पे, ये हमने 71 में फेस किया हुआ है। तो उसकी तरह का वहाँ उनकी शिकस्त हुई, वो तो पाकिस्तान को तो समझते ही नहीं थे। नहीं राना साहब, ये सवाल मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, आपने मतलब किसी ने सवाल पूछा नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर आप जब ये कह रहे हैं कि इसमें अमेरिकन UAE सऊदी इन्वॉल्व हैं, थर्ड कंट्री में बातचीत होगी, हमारा NSA जो है वो लीड करेंगे, तो क्या इंडिया ने कंसेंट आपको दे दिए? आपको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि इंडियंस राजी हैं? क्योंकि आपको याद होगा मोदी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हमने तो कोई बातचीत नहीं करनी, अगर करेंगे तो POK पे करेंगे, जो पाकिस्तानी कश्मीर की बात करते हैं। तो ये किसी ने पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से? ये जी रोब भाई, सारी बात हुई है सर, ये बिल्कुल एंड पे हुई थी NSA वाली कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या इसको NSA लीड करेंगे? उन्होंने कहा यस। ये बात इतनी है, लेकिन एक सेकंड, नहीं, इससे पहले
प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि इंडिया कह रहा है कि हम दो तरफा करेंगे शिमला मुआहदे के तहत। हम कह रहे हैं कि नहीं बैठ सकते हम इस तरह, हमें न्यूट्रल वेन्यू पे बैठना होगा और ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी टेबल के ऊपर कि किस चीज पे बात करनी है आपने, जिसकी मैंने आपको चारों चीजें बताई कि आखिर में तजारत है। लेकिन आप थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, सॉरी फॉर माय मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं आपसे क्योंकि आप मौजूद थे तो आप बेहतर तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसमें अगर इफ्स एंड बट्स हैं तो मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात हुए, अगर बातचीत हुई तो वो सऊदी अरेबिया या यूएई में हो सकती है और अमेरिकन सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मगर पे आ गई, क्योंकि इंडिया आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं म्यूचुअली तौर पर करना चाहते हैं, सो इसका मतलब है अभी तय नहीं हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान राजी हैं वहाँ पे एक थर्ड वेन्यू पे बातचीत करने के लिए। दैट्स अ कंफ्यूजन कमिंग टू माय माइंड, हो सकता है मैं प्रॉपर ना समझ पा रहा हूँ। सो इस पे जरा इफ्स एंड बट्स हैं, ठीक है, इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, फिर तो कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। इसका मतलब है ये तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम थर्ड कंट्री में बैठ जाएंगे, अभी इंडिया तो नहीं कह रहा। देखें, हमसे जिन लोगों ने बात की हम उनसे बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान जो बात कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने वादे तौर पे बताया कि वो आ रहे हैं कि शिमला मुआहदे पे हम उनसे कह रहे, क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ बरह रास्त और इंडिया के डीजीएमओ बात कर रहे हैं ना, बाकी तो नहीं हो रही ना बातचीत। वो फौजों की वापसी है, एक शेड्यूल बना लिया है कि पुरानी जगह पे जाएंगे जहां थे। लेकिन जो मुज़ाकरात की बात इंडिया ने जो मतलब मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ कि वो इंडिया ने जो जवाब दिया है वो शिमला मुआहदे का दिया है और पाकिस्तान ने कहा कि कोई जरूरत नहीं उसके ऊपर, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। लिहाजा जो प्लेयर्स बीच में पड़े हैं वो इस बात पे आए कि हमारा कंपोजिट डायलॉग हो और वो एक ऐसी जगह पे हो जिसका मेजबान सऊदी अरबिया यूएई हो सकता है, और वो इस मुज़ाकरात के लिए अगर कोई दबाव डाल सकता है प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज से, वो अमेरिका है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके कि वो अमेरिका है जो दबाव डाल सकता है इंडिया के ऊपर। अच्छा, और ये लोग हैं जिनके साथ हम बैठे हुए हैं, राइट सर, ये जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हम बैठे हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, तो हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ और वो लोग हमसे कंफर्टेबल हैं। अच्छा रन साहब, आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब के दौर में बहुत सारी पेशरफ्त हो गई थी और उन्होंने सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफ भी किया था कि जनाब हमारी उनसे मोदी साहब या उनके उसमें एनएसए जो थे उनकी जनरल फैज़ की मुलाकातें यूएई में हुई थी। यूएई हमेशा से बड़ी कोशिशें करता रहा है बहुत सारी, बल्कि सीज़ फायर करवाने में जो ये हुई थी उनमें ये समझा जाता है बड़ा हाथ था यूएई का, इंडिया और पाकिस्तान की जो हुई थी डीजीएमओ के उस पर लेवल पे, और बाद में उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे फार्मूले तय भी कर लिए थे और बता दिया था कि मोदी साहब जो हैं वो अगर 10 दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे, कोई 8-9 दिन वो वहाँ बलूचिस्तान में अपनी जो मुकद्दस मकामात हैं इनके हिंदूज़ के वहाँ रहेंगे, आखिरी दिन वो इस्लामाबाद आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे एंड देन देयर वुड बी सर्टेन अनाउंसमेंट। और दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर समेत बहुत सारे इशूज़ पे बहुत ज़्यादा बातचीत आगे चली गई थी, जो बाद में बताया जाता है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं शायद वो पोलिटिकल कोई रिएक्शन बैकलैश की वजह से वो साथ नहीं खड़े हुए थे। आपको लगता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया बहुत सारा सफ़र तय कर चुके थे जनाब बाजवा साहब के दौर में, वही फार्मूला उठा के जिस पे उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट फौज भी राजी थी, इंडियंस भी राजी थे, उसको रिवाइव किया जा सकता है क्योंकि सारे यूई वगैरह उस वक्त प्रोसेस में शामिल थे, या कोई नई बातचीत शुरू होगी? देखें, इस वक्त चूंकि जो आप मिसाल दे रहे हैं ना, तो मैं फिर नवाज शरीफ की, वाजपेयी की भी बात करता हूँ। yes, I agree. जो अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि लाडली जेल में मैंने नवाज शरीफ से पूछा कि जो वो आए थे तो आपकी क्या बात हुई, तो वाजपेयी ने मुझे कहा कि लॉन में हम फिर रहे थे कि मैं आपको इस साल के एंड पे एक ऐसा फार्मूला दूंगा कि मसला कश्मीर हल भी हो जाएगा और आप कबूल भी कर लें। अच्छा, अब हम वो जनरल मुशर्रफ पे चले जाएं, मैं आगरा समिट में भी इत्तेफाक से गया हुआ था, वहां पे वो कहते हैं नहीं, वो अगर जनरल मुशर्रफ सुबह नाश्ते पे हमारी तसल्ली ना कर देते, जो चल गया लाइव भी चल गया। हाँ, जसवंत सिंह ने लिखा अपनी किताब में, उसने बड़ी तफसील से, जसवंत सिंह वाज द फॉरेन मिनिस्टर, उसने बड़े अपनी बुक में सारा कुछ लिखा है कि हमारी चीजें तय हो गई थी और नाश्ते पे जनरल साहब ने फिर खरी खरी सुना दी पूरे इंडिया को लाइव वही ना। तो वो जो है ना हमारे लिए मतलब अब हम जाएंगे पीछे तो बहुत चलते चले जाएंगे कब क्या हुआ, लेकिन इशू ये है कि चीजें तो हम हमेशा तय करते हैं, फाइनल नहीं होती हमारी और इंडिया के दरमियान में। अब एक नया मौका है, हमें तो दुआ करनी चाहिए कि वो पहले गैर जानेदाराना वेन्यू पे आने के लिए तो तैयार हो। इस वक्त जो उनकी हालत हुई है वहां पे, मतलब आप और हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो किसी भी वक्त ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं कि वो हमें फायदा ना दे बल्कि नुकसान दे दे। वो मतलब उनकी लोगों की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है लड़ाई का, वो समझा रहे हैं उनको बार बार कि प्रेशर करें और डिले ना करें, एक लड़ाई कर लें आप किसी भी तरीके से। वहां पे इंडिया का मीडिया देख लेना, जो हजियान वो बक रहे हैं, वो बोल तो नहीं रहे ना कि वो चूंकि बीजेपी की पॉलिसी ये थी, तो जो ये मीडिया है वहां का उसने मजाक दुनिया भर में अपना बनवाया और पाकिस्तान की इज्जत बनी, उस मीडिया की भी बनी। अच्छा रन साहब, इसका ये लग रहा है कि एक जब से ट्रम्प साहब आए हैं कोई प्रोसेस थोड़ा सा तेज हुआ है दुनिया में पीस मेकिंग साइड पे, अगर हम जाएं, ये ट्रम्प साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहले गजा में
में उन्होंने इसी तरह के मुज़ाकरात करवाए थे और एक सीज़ फायर हुई थी जब वो अभी ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उससे पहले ही उन्होंने उस पर बैठ कर सीज़ फायर करवाई और बहुत सारे कैदियों का तबादला हुआ और बड़ी हद तक आगे बातचीत चली भी गई। खैर वो बाद में टूट गई, दैट्स अनदर स्टोरी। बाद में हमने देखा इसी तरह का उन्होंने यूक्रेन और उसमें रशियंस के साथ भी अपनी कोई टीमें उन्होंने बना दी, अपने कोई उन्होंने मुशीर वगैरह उनके साथ लगा दिए। उसी तरह का कोई सिस्टम मुझे सेटअप होता है जहाँ सऊदी एशिया में लग रहा है कि आप उसमें सऊदी अरबिया यूएई को साथ मिला के तो वो अपनी टीम वो भी भेजेंगे। सो इस वक्त 3 महाजों पे दुनिया में मुज़ाकरात चल रहे हैं, गजा पे चल रहे हैं, यूक्रेन पे और पाकिस्तान इंडिया के चल रहे हैं। सर देखिए, वो तो परसों भी उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने 2 घंटे पुतिन से बात की है और मेरी टीमें और मुल्क सारे हमने इन्वॉल्व किए। वो आ तो रहे हैं ना मैन ऑफ पीस बनने के लिए, लेकिन वहां पे इसराइल ने तबादले के बाद ठुकाई शुरू कर दी। हमारे सारे बेगुनाह बच्चों की किस तरह वो मार रहे हैं, जो जुल्म और बरियत कर रहे हैं, लेकिन वहां जवाब में कोई नहीं। यहाँ पाकिस्तान की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है कि सीज फायर के नतीजे में उल्टा काम नहीं होगा, फिर बहुत बुरा होगा इंडिया के साथ। अभी तो हमने किया नहीं है, तो इंडियन अमेरिकन को इन तो होना पड़ेगा हर सूरत में। और वो जो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं मैन ऑफ पीस हूं और मैं दुनिया में जंगे नहीं चाहता, तो हमारे तो वो फेवर में बात कही है कि पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जहां 1 साल से गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए थे, सिर्फ एक नॉर्मल जेस्चर के हाँ जी आप बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, हम आपके साथ है फलाना, इसके अलावा कोई नहीं थी। अब वो कश्मीर की बात करते हैं, वो तिजारत की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए तैयार हुआ हुआ। ये तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है कि चाहे वो अमेरिका के साथ राब्तों की सूरत में हो और दुनिया के साथ एक नया हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बना है कि सारी दुनिया जो बिल्कुल साइड पे हमें करती है, जो सारे इंडियन के साथ हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। एक बड़ा मुश्किल सी चीज़, मतलब अगर थोड़ा सा हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो दोनों मुल्कों के लिए जो पोजीशन ली हुई है वो थोड़ी सी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। इंडिया के लिए आसान है, इतना सारा अपनी जो पोजीशन इतनी ज़्यादा वो उस पर चले गए एक्सट्रीम पे कि वो पीछे जाएं। हमारे लिए भी मुश्किल है, साफ ज़ाहिर है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी है 78 ईयर्स है, जिसकी वजह से कश्मीर पर जब भी बातचीत होती है वो बिल्कुल कोने ला के, बाकी मतलब इशूज़ में कोई मसला नहीं हो, सियाचिन पे उस पर सर क्रीक पे, तिजारत पे, आने जाने पे, सब कुछ पे वो चीज़ें तय हो जाती हैं। आखिर पे ये कश्मीर के मसले दोनों साइड उस पर स्टिक अप मतलब स्टक हो जाती हैं। कोई ऐसा आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं पे छोटी सी कोई अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, कुछ इंडियंस दिखाएंगे, विन विन को लाइक सिचुएशन, या दोनों जाएंगे कि जब हम वापस गए तो वही वो नारा ना लग जो भुट्टो साहब ने लगाया था अयूब खान के खिलाफ, वो देखें जी ये ताशकंद में जनाब इन्होंने जना अयूब ने जी पाकिस्तान का सौदा कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया। वही इमरान खान डर गए थे 2019-20 में जनाब कि अगर हमने ये बातें मान ली तो फिर हमें लगेगा जी कश्मीर को बेच दिया, जो मोदी का यार है फलाना है, वो नारे वो भी लगाते थे बिलावल कंपनी के खिलाफ या नवाज शरीफ के। तो ये जब इस नारे से दोनों कौमें डरती हैं तो फिर कैसे पीस होगा, कैसे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर विन विन सिचुएशन, व्हाट कुड बी द विन विन सिचुएशन? देखिए इसमें ना रऊफ साहब असल इशू ये है कि हमारे बारे में इंडिया ने एक मिथ बनाई थी कि ये कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग यही समझते, मतलब ये बात होती रही है ना। अब वो कह रहे हैं ना DGSPR के, बताओ हमने अपना काम किया कि नहीं जब जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने 2019 में फटाफट वो त्यारा गिराया और मतलब हमने टाइम ही नहीं लगाया, चाय पिलाई अभिनंदन को हवाले कर दिया। उससे हमारी डीएस्केलेशन की पॉलिसी से ज्यादा हमारी कमजोरी का नहीं। अगर ट्रम्प साहब का फोन आज मैं आपकी बात करूं, अभी भी तो ट्रम्प साहब का फोन है ना, जिसके बाद हमने चीजें ये सीज फायर की है, उस वक्त भी ट्रम्प साहब ने उन्होंने कहा था कि मैंने कहा है उनको, ये उसकी बाद में उनका इंटरव्यू आया था कि मैंने कहा जी उनका वापस करें, आप ये पैलेट भी वापस कर दें, स्कोर हो गया, आपकी लात ऊपर आ गई, आपका पहलवान ऊपर है, आप मेहरबानी फरमा के बंदा दे दें और बैठ के वो कर लें, सुलह कर लें। अभी भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने किया, तो उस वक्त भी तो ट्रम्प साहब थे, अब भी थे, तो इसमें ये गिला बनता तो नहीं है सर जी उस वक्त की हुकूमत का? अब ये है ना कि हमें 4-5 दिन जो बीच में थे समझाए जा रहे थे कि आप ऊपर चले गए, आपने उनके त्यारे गिरा दिए, और राफेल की सूरत में इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि आप अपर हैंड पे हैं तो थोड़ा सुकून करें। मतलब हमें ये सऊदी अरब भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, ईरान भी कह रहा था कि भाई आपने बदला लिया है, थोड़ा ठंडा करें, मतलब खित्ते में जंग ना बढ़े, लेकिन हमारा अपना प्लान था। अच्छा, जो अब हमने एग्जीक्यूट कर दिया और हमने इंडिया को जो नुकसान पहुंचाया, तो आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी रियासत जो भी फैसला करेगी उसमें लोग खुश हैं कि अब आपने पायदार अमन के लिए बात करनी है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने आज लफ्ज कहा कि हक खुद इरादियत पे कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड वहीं खड़ा हुआ है जो यूएन की करारदादों में है। ये आज उन्होंने दोबारा दोहराई है बात। ये नहीं है कि हम कोई अपर हैंड करके तो हम फ्लेक्सिबल हो गए। अगर इसी बात को मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान का बिल्कुल स्टांस से यूएनओ में भी है कि यहाँ पे ये जो उनको कश्मीरियों को राइट टू ये सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, जिसको इंडिया नहीं मानता। अगर यही पोजीशन है दोनों मुल्क लेकर बैठे
बैठते हैं वहाँ पे किसी भी थर्ड वेन्यू पे, तो मुज़ाकरात तो नाकाम है, क्योंकि पहले जो 3-4 आप बता रहे थे, नवाज शरीफ साहब, वाजपेयी साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, मनमोहन सिंह साहब, या इवन मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब, या बाद में जनरल बाजवा साहब, और अगेन उस वक्त ये जो उनके इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है मुज़ाकरात हुए थे, तो वो इसलिए कामयाब हो रहे थे ना कि दोनों को मुल्क जो है अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट रहे थे। अगर ये स्टेटेड पोजीशन रहेंगी तो फिर देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन लाइक 78 ईयर्स। तो पाकिस्तान कितना तैयार होगा अपनी पोजीशन से पीछे आने के लिए सर? राना साहब आपकी वीडियो वापस फ्रीज हो गई है, थोड़ा मैं नेट का कोई थोड़ा सा उनका मसला है। जो मुझे चीज़ थोड़ी सी बॉदर करती है ना दोनों मुल्कों में, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी एनिमिटी मिसट्रस्ट है इन दोनों मुल्कों में, वो पीछे हटते हैं तो उन पे वो मतलब गोले तोपे उनकी कौम, उनके लोग, उनका मीडिया वो हो जाएगा। हमारे वाले अगर थोड़े से पीछे होते हैं तो हमारे वाले साहब अगर हमारा मीडिया हमारी कौम कहेगी फिर 78 साल किस आपने चीज़ के लिए चीज़ें की हैं सारी। सो इट्स अ वेरी कैच 22 सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए। और मोदी का जो हाल है इस वक्त अपने मुल्क में, सिर्फ इस पे सीज फायर ही करने पे सिर्फ, और जिस तरह से उनको जो है वो वहाँ ट्रोल किया जा रहा है उनको, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी उनको, उसके बाद अगर वो ये मुज़ाकरात भी हो जाते सो आई डोंट नो। लेकिन वो बात जो राना साहब कह रहे थे बड़ी अहम है कि इसमें अमेरिकन और सऊदीज और यूएई, दीज 3 कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इवन ईरान भी है इसमें, फॉर इंडिया पाकिस्तान बोथ। पाकिस्तान तो इन तीनों के आ जाता है, इंडिया अब आ रहा है क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट है इंडिया के उसमें जो उन्होंने डेवलप कर लिया। सऊदी, जैसे राना साहब भी कह रहे हैं सऊदीज की $150 बिलियन के करीब सऊदीज और यूएई की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। वो कहेंगे अगर आपने बम चलाने हैं तो फिर हमारा 150 अरब क्यों जाए हो, या अमेरिकन कहेंगे कि हम आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, या ईरानियन के साथ उनकी ट्रेड बहुत सारे चाबहार वगैरह वाले बहुत सारे हो रहे हैं। सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल, लेकिन वो इतना सौखा काम लगता नहीं मेरे को। ठीक है क्लासेस साहब, यहीं पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो कुछ मजीद जो है वो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, थोड़ी मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। क्लासर साहब फिर से जो है वो ये पूरे जंग के माहौल के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से पीटीआई और बानी पीटीआई के जो है वो कुछ मैसेजेस सामने आए हैं। अब उनका कहना है कि हम जो है वो मजाक, वैसे तो वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, हम मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करेंगे। अभी जो रीसेंट मुलाकात हुई उनकी बहनों की और कुछ वकला की भी, इससे पहले कि हम इस पे हैं, बड़ी अहम चीज़, अभी राना साहब हमारे साथ थे, राना हमारे लिहाज साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है। अब इसमें एक और चीज़ जो है जो इसलिए भी ज़रूरी है मुज़ाकरात दोनों मुल्कों में, कहीं ना कहीं पे कुछ सेंस, कुछ सैनिटी मस्ट प्रिवेल। आज जो खुशदार में हुआ है जो हमने वहाँ पे देखा है, इतना मतलब टेरिबल थिंग के मतलब हालत अब यहाँ तक आ गई, बच्चे मारने तक आ गई, बच्चे मारने तक हालत पहुँच गई तो फिर सुलह कर लें एक दूसरे से। मतलब अगर इनोसेंट विक्टम्स एनी वेयर विक्टम हो, चाहे वहाँ इंडियन में जो स्याह 26 के करीब थे इनोसेंट पीपल, वो बेचारे वहाँ पे मारे गए। हमारे यहाँ तो इनोसेंट मतलब हमेशा प्रॉक्सी वार में कौन जाने देता होता है, ये बेचारे इनोसेंट लोग देते हैं जिनकी ना पॉलिसीज में से है, ना जिनकी हुकूमतों में से है, ना जो बैठ के जंगों के फैसले करते हैं, ना जो बैठ के एक दूसरे मिसाइल जहाज चलाने की कुछ चीज़ें करते हैं, ना उनके पास कोई बंकर्स हैं, ना उनके पास कुछ सेफ्टी मेजर्स है, कुछ भी नहीं है। इनोसेंट लोग, मैं दोनों साइड पे बात कर रहा हूँ, इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, मैं हमेशा देखेंगे कि जो सबसे बड़े फैसला डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, उनको कुछ होता है ना उनके कोई बच्चों को होता है। अल्टीमेटली पे जो आपको करना पड़ता है इन मसूल चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड को करना पड़ता है, जिसको बाद में कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। और मुझे याद है जब यहाँ APS में हुआ था 140 के करीब बच्चे बेचारे देवर बुचर्ड लाइक एनीथिंग। आज भी सोच के बंदा मतलब झुरझुरी आ जाते है कि क्या हुआ। तो मैं किसी एक जर्नल साहब को सुन रहा था, पहले की बात है, अल जजीरा पे ये सवाल किया गया था कि जनाब ये तो वही एसेट थे ना जिन्होंने जो आपने पाले थे वहाँ पे उसमें अफगानिस्तान में, वही तालिबान जिन्होंने ये आगे सब कुछ किया, तो क्या हुआ सारा, उन्होंने ये कोलैटरल डैमेज था। 140 बच्चों को उन्होंने कहा कोलैटरल डैमेज। स्टिल आई रिमेंबर एंड आई वाज शॉक्ड, जो मैंने कॉलम भी लिखे थे, क्योंकि मैं कि अल्लाह आपके बच्चों को महफूज रखे, किसी और के बच्चे थे ना, कि ये कोलैटरल डैमेज था। फिर हर से कोलैटरल डैमेज है। मतलब लीडरशिप के लिए कहीं भी दुनिया में हो, फैसले करने के बाद इस वक्त जितने भी हो रहे हैं, वो गजा में हो रहे हैं, इसराइल में या यूक्रेन में या आपके उसमें रशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में या और अफगानिस्तान में, जहाँ भी हो रही है, कोलैटरल डैमेज कौन बन रहे हैं? इनोसेंट लोग बन रहे हैं। आपको जो लीडर बनाया अल्लाह ने या आपके भगवान ने या खुदा ने, जिसने भी आपको इतने बड़े ओहदे दिए हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है आपकी कि आपने अपने लोगों को ज़िंदगी में प्रोटेक्ट करना है। आपने दूसरे लोगों जो आपके हमसाए हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि किसी वजह से आप एक दूसरे के साथ
एंड अपना हो जाए, कि बहुत बड़ी जंगें ना लड़ें, वार्स ना लड़ें। सो इस वक्त भी ज़्यादा ज़रूरत है इन पीस टॉक्स की, इस सैनिटी की, कि दोनों मुल्क सबसे पहले, जो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो इन्हें एग्रीमेंट करना चाहिए, जो कि उसके बगैर कोई हल नहीं निकलेगा, कि एक दूसरे के मुल्क में आपके सिविलियन इनोसेंट लोग जो है ना वो महफूज रहें। लड़ना है ना, मैंने लास्ट टाइम भी अगर आपको याद है शो में कहा था, इसी में ये जंग जब उस वक्त क्लाउड बन रहे थे, मैं कि लड़ना है तो फिर फौजियाँ लड़ें। इन मासूम लोगों को ये विक्टिम नहीं होना चाहिए, ना हमारे वालों को होना चाहिए, ना उनके मासूम लोगों को, इंडियंस को या अफगानिस्तान या कहीं पे होना चाहिए। जो इसलिए तो आर्मीज रखी जाती है ना, ट्रेंड किए जाते हैं ना लोग। ग्लेडिएटर्स जो हैं, ये लीजेंड्स जो हैं, जो मतलब रोमन से लेके ग्रीक से सारे, वो इसलिए बनाए जाते थे ना कि ये लोग हैं, ये जंगें लड़ेंगे, आप फिर उनके साथ जंगें लड़ें। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों का, जो मुझे लगता है कि अभी बातचीत हो रही है, सीज फायर हो रही है, फिर पता चला खुशदार में जनाब आपने बस उड़ा दी, बच्चों को उड़ा, मतलब आपको उससे क्या मिला होगा, क्या मतलब पॉइंट स्कोरिंग हो, कल को आपकी सुलह भी हो जाएगी, सपोज अमेरिकन करवा देंगे, यूएई करा, सऊदीज करवा देंगे, होनी चाहिए, अल्लाह करे हो जाए, बिल्कुल हम चाहते हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन उन माँ बाप को, उन पेरेंट्स से पूछ के देखेंगे कैसे चैन आएगा। अच्छा, ऐसे जो वहाँ पे 2600 स्याह जो मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज का भी, पहले जाफर एक्सप्रेस में कितना बड़ा हुआ, इन चीज़ों को इतने बड़े विक्टिम। अच्छा, ये तो वो है ना, 3 बड़े वाक़यात है ना, इससे पहले भी तो हो रहे थे, मतलब हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो हमारी उस पर कहती होती है जनाब के उसमें इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट। और मैं उनमें आज क्लिप सुन रहा था, उनका मेजर, उनके गौरव साहब जो हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे अब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ वो हैं, हाँ हम पैसे दे रहे हैं, हाँ हम देंगे, हम ये करेंगे, ओपनली टीवी पे कह रहे हैं। सो अगर आपने इस तरीके के एक दूसरे के बच्चे मारने हैं और फिर अपना क्लेम करना है जी हम बड़े ग्लेडिएटर्स हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हमने सबक सिखा दिया, फलां को बता दिया, उसको बता दिया, तो मुझे ये है कि ये बहादुर वाले काम नहीं होते। कोई मुल्क भी कर रहा हो दुनिया में कि अपने मतलब आप सिविलियंस को मार रहे, इट्स नॉट ए ब्रेवरी। ब्रेवरी जी है जो आप दोनों ने, हमने देख लिया जंग में, ये बहादुरी होती है कि दिन की रोशनी में, दिन दिहाड़े ग्लेडिएटर्स भी ऐसे लड़ते थे, लीजेंड्स भी ऐसे लड़ते थे, फौजी ऐसे लड़ती होती हैं, उनके साथ लड़े। अगर आपने लड़ाई करने जो को नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के बच्चे, एक दूसरे के सिविलियंस, एक दूसरे के कॉमन लोग हैं जिनका जंगों से तल्लुक नहीं है, कल को इन बेचारों ने सब कुछ हो जाएगी, हमें इंसानों की मतलब उसकी कदर ही नहीं रहेगी। हमारे यहाँ मतलब 80,000 लाख बंदा मारा गया है, इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस है, वहाँ लोग मारे जाते हैं। सो इसकी वजह से हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं रही कि जब लोग मारे जाते हैं, इट्स अनदर डे, अनदर न्यूज़, अनदर किलिंग, मतलब एक न्यू नॉर्मल हम सेट कर देते हैं। इससे हमें निकलने की जरूरत है। और दोनों मुल्कों को, अपनी आवाम और मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोनों से जी, कि आप अपने अपनी लीडरशिप के लिए कुछ स्पेस छोड़ें थोड़ी सी। उनको ताने देना, टांट करना, तुम्हें शिकस्त हो गई, तुम हार गए, तुमने वो कर दिया, प्रोवोक करना उनको, मतलब वो उसको नेज़े चुभाना ताकि वो आए और जंगें करें, लड़ाइयाँ करें, तो फिर ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और किसी दिन आप भी कोलैटरल इसी डैमेज का हिस्सा बनेंगे। फिर ये सिर्फ ये डैमेज उस तक नहीं रहेगा, गरीब बच्चों तक या गरीब स्याहों तक या वट जो भी है। सो थोड़ा सा मीडिया और आवाम की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रोसेस को जो चल रहा है, अगर जो चलने वाला है, इसको सपोर्ट दें। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन। इसी पॉइंट पे जो है वो क्लोजिंग करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।